हाँ भाई, हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके अंदर एक भौतिक प्रदेश पढ़ा था, कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अगले भौतिक प्रदेश के बारे में, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अरावली से पहले कौन सा शुरू करेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके सामान्य परिचय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सामान्य परिचय। अब देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो सबसे पहले आता है इसका सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले निर्माण काल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? निर्माण काल। सामान्य परिचय में एक तो निर्माण काल, एक अगर हम बात करें तो एक आता है क्षेत्रफल। एक क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल। एक आएगा जनसंख्या, एक जनसंख्या, और एक पूछा जाता है विस्तार। एक क्या पूछा जाएगा? विस्तार। ये चार चीजें तो अन्य आवश्यक है। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो निर्माण काल, क्षेत्रफल, जनसंख्या और विस्तार के बारे में बात करते हैं। निर्माण काल की अगर हम बात करें तो निर्माण काल दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था पूर्वी मैदानी प्रदेश का। वो चीज है, ये भाग तो किसका है? टेथी सागर का। किसका भाग है? टेथी सागर का। एक तो ये याद रखना कि ये किसका भाग है? टेथी सागर का। निर्माण काल की अगर हम बात करें तो निर्माण काल कब हुआ था दोस्तों इसका? तो इसका निर्माण हुआ था चतुर्थक महाकल्प। किसमें निर्माण हुआ था? चतुर्थक महाकल्प में। चतुर्थक महाकल्प, इसी को बोला जाता है नवीन महाकल्प। नवीन, इसी को क्या बोला जाता है? नूतन महाकल्प। क्या बोला जाता है? नूतन महाकल्प। अगर हम बात करें तो चतुर्थक महाकल्प, नवीन महाकल्प या नूतन महाकल्प। इसी के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा काल आता है? नियोजोइक एरा। कौन सा आता है? नियोजोइक काल। कौन सा काल आता है? नियोजोइक। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें काल आता है प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल आता है? प्लीस्टोसीन। तो चतुर्थक महाकल्प, इसी को क्या बोला जाता है? नवीन। इसी को क्या बोला जाता है? नूतन। इसी के अंदर अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? नियोजोइक। इस महाकल्प के अंदर अगर हम बात करें तो कौन से काल में निर्माण हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में निर्माण हुआ था? प्लीस्टोसीन काल के अंदर इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अगर हम बात करें टेथी सागर, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन दोनों का निर्माण चतुर्थक महाकल्प, नवीन, नूतन या नियोजोइक एरा के कौन से काल में निर्माण हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में। किसका भाग है? टेथी सागर का। भाग किसका है? टेथी सागर का भाग है। इसके बाद आगे बात आती है क्षेत्रफल की। किसकी बात आती है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 23%। क्षेत्रफल कितना आता है? 23%। यहां पर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका एनसीईआरटी के अनुसार इसका निर्माण, इसका क्षेत्रफल कितना है? 23.46%। कितना आता है? 23.46% आता है। कितना आएगा? 23.46%। और सामान्य रूप से कितना आता है? 23%। यह तो हो गया इसका क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या की। जनसंख्या की दोस्तों बात करें तो जनसंख्या कितनी निवास करती है राजस्थान की? इसमें 39%। कितनी निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में सामान्य सबसे पहले टेथी सागर का भाग है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और मैदान है वो किसके भाग हैं? टेथी सागर के। निर्माण कौन से काल में हुआ? चतुर्थक महाकल्प। इसी को क्या बोला जाता है? नवीन महाकल्प। इसी को क्या बोला जाता है? नूतन महाकल्प। इसी को क्या बोलेंगे? नियोजोइक एरा। और उसके कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 23%। एनसीईआरटी के अनुसार 23.46%। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%।
तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, यहां पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में जनघनत्व की दृष्टि से, राजस्थान में जनघनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से भौतिक प्रदेश का है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो यहां पे हम बात करें तो जनघनत्व में कौन सा स्थान आएगा? प्रथम स्थान। जनघनत्व में कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? प्रथम स्थान। आगे हम बात करें विस्तार की। जनघनत्व में अगर हम देखें तो जनघनत्व भी सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर और भरतपुर में। कहां पर आता है? जयपुर। एक तो कहां पर है? जयपुर में, और एक कहां पर आएगा? भरतपुर में। एक कहां पर आता है? भरतपुर में। और यहां पे जनघनत्व है कितना? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पे जनघनत्व है। तो राजस्थान में जनघनत्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। आगे हम बात करें तो आगे आता है विस्तार। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो क्या पूछा जाता है? विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार के अंदर क्या आते हैं? जिलों के अंदर विस्तार आता है। तो कौन कौन से जिलों के अंदर विस्तार है ये देखते हैं। जिलों के अंदर विस्तार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है जयपुर। कौन सा जिला आएगा? जयपुर। जयपुर के बाद अलवर। कौन सा आएगा? अलवर। अलवर के बाद है भरतपुर। कौन सा आएगा? भरतपुर। भरतपुर के बाद है धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। धौलपुर के बाद है करौली। कौन सा आएगा? करौली। करौली के बाद आएगा सवाई माधोपुर। इसके बाद दौसा। कौन सा आता है? दौसा। दौसा के बाद है टोंक। टोंक के बाद हम बात करें तो भीलवाड़ा। कौन सा पूछा जाता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करें तो आगे आएगा प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद है बांसवाड़ा, और इसके बाद है डूंगरपुर। इन जिलों के अंदर इसका क्या आता है? विस्तार आता है। इन जिलों के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। तो एक बात ये याद रखनी है कि कौन कौन से जिलों में विस्तार है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। इसके बाद करौली। करौली के बाद है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद टोंक। टोंक के बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। किस प्रकार से है कि ये अगर हम बात करें तो मैदानों का निर्माण है वो नदियों के द्वारा होता है। मैदानों का निर्माण वो नदियों की द्वारा अपने जो अवसाद लाए जाते हैं उससे निर्माण किया जाता है। इस कारण यहाँ पे जो नदियां हैं ना उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? इसका निर्माण किया गया था। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर मुख्यतः 4 नदियां आती हैं और उन्हीं के द्वारा 4 मैदानों का निर्माण किया गया है, जिनका अध्ययन हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आता है बाणगंगा बेसिन। कौन सा आता है? बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा नदी जहां से गुजरती है वहां से हम बात करें तो बाणगंगा बेसिन है, वहां पे बाणगंगा नदी गुजरती है, इसलिए वहां पे कौन से मैदान का निर्माण हुआ? बाणगंगा बेसिन का। इसके बाद आगे हम बात करें तो आता है बनास बेसिन। कौन सा आता है? बनास बेसिन। तो जहां जिस जिले से बनास नदी गुजरेगी वहां पे बनास नदी के द्वारा अपनी मिट्टी के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई गई उससे मैदान का निर्माण किया गया। इसके बाद आगे आता है चंबल बेसिन। कौन सा आएगा? चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन के बाद हम बात करें तो माही बेसिन। कौन सा आता है? माही बेसिन। तो इन 4 नदियों के द्वारा यहां पे निर्माण किया गया, इसीलिए हम बात करें तो इन चारों नदियों से जिस मैदान का निर्माण होता है वो किस में आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब हम बात करें विस्तार के बाद आती है इसकी विशेषताएं। क्या पूछा जाता है? विशेषताएं। विशेषताओं में हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता। क्या आती है? विशेषता। विशेषताओं की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है कि सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। सबसे पहले कौन सी विशेषता है? सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश। यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पे हम एक बात करने वाले हैं कि यहां पे गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि। गहन कृषि कहां पे करते हैं दोस्तों? जहां पे क्षेत्रफल है वो तो कम होता है, जहां पर क्षेत्रफल है ये क्या होता है? कम, और जनसंख्या वो क्या होती है? अधिक। जनसंख्या वो क्या होती है? अधिक।
और एक अगर हम बात करें तो वर्ष में एक से कई अधिक फसलों का उत्पादन करना किस में शामिल किया जाता है? गहन कृषि में। तो सबसे पहले तो सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है, और कृषि के अंदर हम बात करें तो गहन कृषि की जाती है। कृषि का कौन सा प्रकार है यहाँ पर? गहन कृषि। इसके बाद विशेषताओं की नेक्स्ट विशेषता की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट विशेषता इसके अंदर क्या आती है कि एक यहाँ पे मिट्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो मिट्टी यहाँ पे कौन सी मिट्टी आती है? जलोढ़ीय मृदा। कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ीय मृदा का विस्तार है। जलोढ़ीय मृदा, इसी को क्या बोला जाता है? कछारी। क्या बोला जाएगा? कछारी। इसी को क्या बोला जाता है? कांप। क्या बोला जाता है? कांप। या हम बात करें एल्फिसोल्स, क्या बोला जाएगा? एल्फिसोल्स मृदा। तो मिट्टी कौन से का विस्तार है? जलोढ़ीय मृदा या कछारी या कांपीय या एल्फिसोल्स मृदा। कौन सी मृदा आती है? एल्फिसोल्स। इसी को एक नाम और देते हैं, एक नाम और क्या बोला जाता है इसका? दोमट मृदा। क्या बोला जाएगा? दोमट मृदा। तो एक क्या नाम दिया जाएगा? दोमट मृदा। नेक्स्ट विशेषता की अगर हम बात करें तो एक आता है यहां पे सर्वाधिक औद्योगिक विकास। एक क्या पूछा जाता है यहां पर? सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भौतिक प्रदेश। औद्योगिक विकास वाला भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश, औद्योगिक विकास वाला भौतिक प्रदेश। यहां पे आपको दो क्वेश्चन याद रखने। सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं, तो उसमें सर्वाधिक औद्योगिक विकास कौन से भौतिक प्रदेश में हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। एक तो क्या क्वेश्चन बनेगा? सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां दोस्तों वो तो कहां पर हैं? जयपुर में। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां तो कहां पर आती हैं? जयपुर में। जबकि हम बात करें तो एक पूछा जाता है कि सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां। वृहद औद्योगिक इकाइयां तो ये कहां पर है? अलवर में। कहां पर आती हैं? अलवर में। तो 3 क्वेश्चन बन गए कि सबसे पहले तो कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसके बाद सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कौन से जिले में है? तो जयपुर में। और जयपुर जिला उसको कौन से भौतिक प्रदेश में शामिल करते हैं? हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में। इसके बाद आता है कि वृहद औद्योगिक इकाइयां, तो ये कौन से जिले में आती हैं? अलवर में। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें दोस्तों तो एक आता है यहां पर, एक क्या पूछा जाता है कि खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से निर्धन भौतिक प्रदेश। खनिजों की दृष्टि से निर्धन भौतिक प्रदेश। कारण क्या है कि इस भौतिक प्रदेश में चट्टानों का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चट्टानों का अभाव। इस कारण हम बात करें तो खनिजों की दृष्टि से इस भौतिक प्रदेश को निर्धन भौतिक प्रदेश कहा जाता है। खनिज है वो अगर हम बात करें तो कहां पे निकलते हैं? चट्टानी क्षेत्र में। और चट्टानी क्षेत्र कहां पर है? अरावली पर्वतमाला का। तो वहां पे हम बात करें तो खनिज निकलते हैं और यहां पे चट्टान पाई नहीं जाती है। केवल नदियों के द्वारा जो अवसादीय मिट्टी लाई गई उससे इसका निर्माण हुआ। इस कारण खनिजों की दृष्टि से इसको क्या कहा जाता है? निर्धन भौतिक प्रदेश। एक नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2 प्रकार का विकास हुआ है। उद्योगों का अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के उद्योग है, उनका विकास हुआ है। उद्योग कितने प्रकार विकास हुआ है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक तो आता है कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। एक तो कृषि आधारित उद्योग और एक मृदा आधारित, मृदा या मिट्टी आधारित उद्योग। मृदा या मिट्टी आधारित उद्योग। तो 2 प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, कृषि आधारित और मृदा आधारित। इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें तो आगे पूछा जाता है दोस्तों जलवायु। क्या पूछी जाती है? जलवायु। जलवायु की हम बात करें दोस्तों तो यहां पे देखो, एक बार मैप में देखते हैं। मैप में हम बात करें यह आता है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आता है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको 2 भागों में बांटा गया है जलवायु की दृष्टि से। एक तो कौन सा आता है? शुष्क और एक कौन सा आता है? अर्ध शुष्क।
एक कौन सा आएगा, अर्ध शुष्क। इसके बाद अगला भौतिक प्रदेश कौन सा आता है, यहाँ पर आती है अरावली पर्वतमाला। कौन सा भौतिक प्रदेश आएगा, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला। इसके बाद आगे हम बात करें तो कौन सा आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद कौन सा आएगा, हाड़ौती का पठार। कौन सा आता है, हाड़ौती का पठार। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे तो 4 प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु। कौन सी पाई जाती है, शुष्क। इसको जलवायु आधार पर 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे कौन सी आती है, अर्ध शुष्क। यहाँ पे कौन सी जलवायु है, अर्ध शुष्क। तो दोनों के अंदर क्या नाम आ रहा है, शुष्क। वैसे हम बात करें तो शुष्क के 2 भाग बांटे गए, एक तो शुष्क हो गया पूर्णतः शुष्क भाग और एक हो गया अर्ध शुष्क। इसके बाद आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की हम बात करें दोस्तों तो यहां पे पाई जाती है उपाद्र। कौन सी जलवायु पाई जाएगी, उपाद्र जलवायु। तो यहां पे आर्द्र जलवायु है, यहां पे नाम क्या गया, आर्द्र, और यहां पे क्या नाम आ रहा है, शुष्क। तो शुष्क और आर्द्र के मध्य की हम बात करें तो कौन सा नाम आता है, अर्ध शुष्क। क्या नाम आएगा, अर्ध शुष्क। तो अर्ध शुष्क की हम बात करें तो ये शुष्क और आर्द्र के मध्य का क्या काम करता है, संक्रमण का काम करता है। संक्रमण या संक्रमित क्षेत्र। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये किस काम में आता है, संक्रमित क्षेत्र में आता है। मतलब दोनों के मध्य एक जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अरावली में कौन सी होगी, उपाद्र। इसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में हम थोड़ी बहुत जलवायु के अंदर और ज्यादा नमी आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, आर्द्र जलवायु। क्या कौन सी हो जाती है, आर्द्र जलवायु। इसके बाद हाड़ौती। तो हाड़ौती का जो क्षेत्र है यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी आती है, अति आर्द्र। कौन सी जलवायु आएगी, अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पे कौन सी आती है, अति आर्द्र जलवायु। तो ये हम विशेषता की जो बात कर रहे थे उसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु। एक बात ये याद रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश उसमें जलवायु कौन सी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु। इसके बाद कृषि की बात की, उसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे फसल। किसकी बात की जाती है, फसल की। तो फसल की हम बात करें तो एक तो गेहूं, एक जौ और एक चना। गेहूं, जौ और चना, इनकी सर्वाधिक कृषि की जाती है यहाँ पर। इसके बाद आती है वर्षा की मात्रा। किसकी मात्रा आती है, वर्षा की मात्रा। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश उसमें दोस्तों वर्षा की मात्रा कितनी है, 50 से 80 सेंटीमीटर। लगभग कितनी आती है, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा होती है। इसके बाद आती है औसत ऊंचाई। क्या पूछा जाता है, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई की हम बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी आती है, 200 से 500 मीटर। कितनी आती है, 200 से 500 मीटर। तो औसत ऊंचाई कितनी आएगी, 200 से 500 मीटर। इसके बाद आती है कुछ विशेषताएं और हम बात करें तो एक आती है यहाँ पे सिंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंचाई है वो मुख्यतः किससे की जाती है, कुओं से। सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाएगी, कुओं के द्वारा की जाती है। एक हम बात करें तो एक आती है इसकी मुख्य नहर। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से इसकी मुख्य नहर की हम बात करें तो मुख्य नहर कौन सी है, एक तो नाम आता है दोस्तों गुड़गांव नहर। क्या नाम आता है, गुड़गांव नहर। और एक नाम आता है भरतपुर नहर। क्या नाम आएगा, गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर। तो मुख्य नहर कौन सी होगी, गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर। सिंचाई कुओं के द्वारा, औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर, वर्षा की मात्रा 50 से 80 सेंटीमीटर, फसल गेहूं, जौ और चना। इसके अलावा जलवायु की हम बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाएगी, आर्द्र जलवायु। इसके बाद आता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की सीमा। पूर्वी मैदानी प्रदेश की सीमा की हम बात करें तो वापस मैप पर चलते हैं और मैप पर हम बात करें तो देखो मैप पर हम बात करें तो देखो यहां पे हम बात करें तो यहां पे आती है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। इससे आगे की ओर चलेंगे तो ये आता है यहाँ पे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के बाद हम बात करें तो यहां से गुजरती है कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी गुजरती है, विंध्याचल पर्वतमाला। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा का तो निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, अरावली पर्वतमाला के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा,
अरावली पर्वतमाला के द्वारा। जबकि हम बात करें पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? विंध्याचल पर्वतमाला के द्वारा। तो पश्चिमी सीमा अरावली और पूर्वी सीमा का निर्धारण विंध्याचल पर्वतमाला के द्वारा किया जाता है। तो एक विशेषता ये याद रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश उसकी सीमा दो प्रकार से निर्धारित होती है, पूर्व की ओर तो विंध्याचल, जबकि हम बात करें पश्चिम की ओर अरावली। इसके बाद नेक्स्ट हम विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट विशेषता आता है दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश। उपजाऊ भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खाद्यान्न का भंडार। क्या बोला जाता है इसको? खाद्यान्न का भंडार। सर्वाधिक उपजाऊ का कारण क्या है कि यहाँ पे जो मृदा है वो जलोढ़ीय मृदा होती है, और जलोढ़ीय मृदा जो कांपीय मृदा होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसलिए यहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? सर्वाधिक कृषि की संभावना है। इस कारण हम बात करें यहाँ पे कौन सी कृषि करेंगे? गहन कृषि। इससे उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। तो जो मृदा होती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का खाद्यान्न का भंडार। कौन से भौतिक प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों एक लास्ट हम बात करें तो एक लास्ट विशेषता बनती है कि इसके अंदर 4 नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक तो नाम आता है बाणगंगा, जो सबसे पहले हमने बात की। इसके बाद हम बात करें तो नाम आता है चंबल नदी। क्या नाम आता है? चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां। इसके बाद हम बात करें तो आगे नाम आता है चंबल के बाद है बनास नदी। क्या नाम आता है? बनास नदी। इसके बाद हम बात करें तो नाम आता है माही नदी। क्या नाम आता है? माही। तो ये जो नदियां आती है ये मुख्य नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा पूरी मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया है। इनमें हम बात करें बाणगंगा, चंबल, बनास। बाणगंगा वर्तमान में आंतरिक कपवा की नदी है, लेकिन प्राचीन समय में किस में पानी जाता था? बंगाल की खाड़ी में। किस में जाता था? बंगाल की खाड़ी में। इनमें से हम बात करें तो जो माही नदी है ना, माही नदी, तो माही नदी का पानी कहां पे जाता है? अरब सागर में। कहां पर जाता है? अरब सागर में। लगभग हम बात करें तो कहां पे जाएगा? कच्छ का रण और किससे जुड़ा हुआ है? अरब सागर से। बाकी जो पूरी मैदानी प्रदेश की नदियां उन सभी का पानी कहां पे जाता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर जाएगा? बंगाल की खाड़ी। तो ये चीज याद रखना कि पूरी मैदानी प्रदेश की जो नदियां उन्हें बाई नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां उनका पानी कहां पे जाता है? बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। और माई नदी का पानी कहां पे जाता है? अरब सागर में प्रवेश करता है। अब हम बात करें कि इन चारों नदियों को किस प्रकार से बांटा गया है, कि इनका विस्तार है वो किस प्रकार से। तो एक बार हम फिर मैप पे बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करें अब देखो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे उत्तर में जो भाग है ना पूरी मैदानी प्रदेश को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो आएगा उत्तरी भाग, एक तो कौन सा आता है? उत्तरी भाग, और एक हम बात करेंगे कौन से की? दक्षिणी भाग की। एक किसकी बात करने वाले हैं? दक्षिणी भाग। एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे आता है अलवर, यहां पे आता है भरतपुर, यहां पे आता है धौलपुर, यहां पे करौली, यहां पे सवाई माधोपुर। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे टोंक, यहाँ पे दौसा और यहाँ पे जयपुर। तो हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना ये पूरा पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम कौन सी पढ़ेंगे? बाणगंगा बेसिन। कौन सा बेसिन पढ़ने वाले? बाणगंगा बेसिन। तो जो उत्तरी भाग है वहां पे कौन सी नदी आती है दोस्तों? बाणगंगा नदी। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आती है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद कहां पे जाती है? कोटा। कोटा के बाद हम बात करें तो बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद है धौलपुर। तो ये जो भाग है ना ये भाग है, इसके अंदर है कोटा, कोटा से लेकर बूंदी, बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये पूरा पूरा भाग है। ये कौन सी नदी के द्वारा है दोस्तों? चंबल बेसिन। यहाँ पे हम कौन सा बेसिन पढ़ेंगे? चंबल बेसिन को पढ़ेंगे। कौन सा बेसिन पढ़ने वाले? चंबल बेसिन। इसके बाद हम बात करें तो एक बच जाती है यहाँ पे बनास नदी। बनास की हम बात करें तो यहाँ पे राजसमंद, भीलवाड़ा। बनास नदी वो कहां से आती है? राजसमंद। राजसमंद के बाद कहां पे जाएगी? उदयपुर। उदयपुर के बाद कहां पे जाने वाली है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद कहां पे जाएगी? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद अजमेर। अजमेर के बाद टोंक। टोंक के बाद है सवाई माधोपुर। तो ये जो भाग है इसके अंदर कुछ पठारी भाग है,
पठारी भाग को छोड़ने के बाद जहां से बनास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है वो पूरा पूरा जो भाग है वो क्या कहलाता है, बनास बेसिन। क्या कहलाएगा, बनास बेसिन। अब देखो इसके बाद हम बात करें तो बंसी एक कौन सी नदी यहां पे आती है, माई नदी। माई नदी की हम बात करें तो सबसे पहले माई नदी यहां से आती है। यहां से आने के बाद हम बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब हम बात करें तो इसके अंदर माई की सहायक नदियां भी हैं, तो जैसे उदयपुर हो गया, पूर्वी उदयपुर, इसके बाद है प्रतापगढ़। ये जो भाग है ये कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है, माही बेसिन के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा, माही बेसिन के द्वारा। तो दोस्तों यहां तक हमने बात की है इसके सामान्य या जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं अलग अलग नदियों के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र है उसके आधार पर बात करेंगे, तो वो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।